तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर के बारे में। क्या होता है एसक्यूएल सर्वर और माईएसक्यूएल सर्वर। तो चलिए आज की सिलेबस को हम यहाँ पे खोल लेते हैं और कहाँ तक हमने पिछले बार के वीडियो में टॉपिक कवर किया उसके आगे आज की टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ से। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था वेबसाइट डेवलपमेंट और हाउसकीपिंग के बारे में कि क्या क्या चीज़ों के ध्यान आपको रखनी चाहिए, तो वो चीज़ हमने कंप्लीट किया था। अब जो है अब हमारे सामने जो है एसक्यूएल सर्वर है, माईएसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है माईएसक्यूएल सर्वर और इसका यूज़ क्या क्या होता है, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो उसका डेटाबेस अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी वेबसाइट खतरे में आ सकती है कभी ना कभी। तो अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है तो सबसे गंभीर बात है कि आप अपने वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यार डेटाबेस की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। जिनकी भी वेबसाइट है आपको वो पे कर रहे हैं तो आपको होता है कि आप उनके डेटाबेस का हर एक चीज़ अपडेट रखें, डेटाबेस का कंटिन्यू बैकअप लेके रखें, ताकि जब कभी भी कुछ होता है साइट के साथ तो आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए ताकि आप उनके साइट को रीस्टोर कर सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन अबाउट डेटाबेस, डेटा टाइप्स क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, ये बाकी जितने भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। माईएसक्यूएल इंट्रोडक्शन क्या होता है, माईएसक्यूएल कनेक्ट कैसे करते हैं, क्रिएट है, इंसर्ट है, सिलेक्ट है, वेयर, ऑर्डर, अपडेट, डिलीट, ये सारे फंक्शन जो हैं आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम सर्वर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सर्वर है मेरा, यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पहले हम यहाँ पे मेरा अपाची सर्वर ऑन हो गया और माईएसक्यूएल सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आप यहीं पे एडमिन पे क्लिक कर दो, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके वेबसाइट पे। यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है PHP माई एडमिन पैनल, जो माईएसक्यूएल सर्वर का मेन डैशबोर्ड होता है और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसका लिंक जो है आपको आसानी से देख लो, localhost/php my admin जैसे आप ऊपर लिखोगे तो ये जो PHP my admin का जो पैनल है, जो माईएसक्यूएल सर्वर का पैनल है, वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर रिसेंट के नीचे आपको मैंने कितने सारे यहाँ पे डेटाबेस बना रखे हैं, जो मेरे अलग अलग लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट है उनकी ये डेटाबेस है। तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है आपको टोटल वेबसाइट के डेटाबेस का। बात कर रहे थे डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज आप कोई फ़ोन अगर लेते हो नया तो आपको भी उसमें मेमोरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी आप लगाते हो, उसमें अलग अलग से आप फाइल बनाते हो और आप कंटेंट्स को स्टोर करते हो। उसी तरह से एक वेबसाइट के पास कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होता है, इसमें आपको एक्सटर्नल रूप से आपको डेटाबेस ही यूज करना पड़ता है, चाहे वो माईएसक्यूएल सर्वर का हो या एसक्यूएल सर्वर का हो, ओरेकल सर्वर हो या कुछ और हो। तो डेटाबेस वेबसाइट के कंटेंट्स को सेव रखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वेबसाइट एक फ्रंट फेस होता है, वहाँ सिर्फ आप डिज़ाइंस होते हैं जो जहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ होता है। अगर कोई भी फॉर्म में डेटा डाल के ओके करता है, सबमिट करता है, अपलोड करता है तो सारा डेटा घूम फिर के आपके डेटाबेस में ही आता है, ठीक है। वो बस एक फ्रंट फेस है जिसको आपने फाइल दिया, अपलोड किया और वो डेटा आके आपका स्टोर हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो डेटाबेस हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उम्मीद है कि डेटाबेस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब डेटाबेस में वेरिएशन होती है। माईएसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है सबसे फास्ट डेटाबेस होता है जो कि वेबसाइट्स बनाने में यूज किया जाता है। वहीं रही बात VB.NET पे अगर आप डिज़ाइनिंग करते होगे या कोई भी PC की सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग जो .NET पे, C# पे, तो वो लोग ज़्यादा एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं सिस्टम में। उसमें भी सेम फैसिलिटी आपको मिल जाती है। एसक्यूएल सर्वर इसका एडवांस हो जाता है, लेकिन वेबसाइट के केस में ज़्यादातर यूज किया जाता है माईएसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो इसमें आगे जो टॉपिक्स है, मैं टॉपिक पे ही रह के बात करूँ तो अच्छा होगा। डेटा टाइप्स, यहाँ पे डेटा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है मैं वो आपको बता दूँ। डेटा टाइप्स कहने का मतलब कि अभी मैं आपको यहाँ पे कोई एक डेटा खोल लेता हूँ जो आपको लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे जो फाउंडेशन नाम से मेरा एक बना हुआ है उसको मैं यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे इधर पूरा इसका टेबल जो है खुल चुका है। अब इस डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया और नीचे अब यहाँ पे देखो इधर कंटेंट्स आ चुके हैं। तो ये जो कंटेंट है WP, कमेंट, यूजर मेटा, ये सारे जो है टेबल हैं। एक टेबल होता है, टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग हेड बने हुए होते हैं। अगर सपोज आप
यहाँ पे यूज़र्स का कॉलम मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए WP यूज़र्स का टेबल ये है। मैंने इसे खोला तो इधर क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ देखिए आईडी का ऑप्शन है, दिख रहा है आईडी में 1 इनपुट हुआ है, यूज़र लॉगिन है, यूज़र पास है, यूज़र निकनेम है, यूज़र ईमेल है। तो जो जो भी आपको ये लेबल दिख रहा है, इसका फ्रंट एंड जो वेबसाइट का पेज होता है वहाँ पे इन सारे का टेक्स्ट बॉक्स होगा। वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट होता है यहाँ पे सेम उसी तरह से कॉलम और ये सेम उसी तरह से यहाँ पे कॉलम में एंट्री होते जाता है। आपका कॉलम और रो में जो डेटा है आपके वेबसाइट से आता है और यहाँ पे एंट्री होते जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा यूज़र नेम क्या है, एडमिन पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, हर एक चीज़ उसी तरह से हर एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है जो वर्डप्रेस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट पे भी कोडिंग कर रहे हो, अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, खुद से वर्डप्रेस का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से होगा। आपको टेबल बनाने होंगे, टेबल के अंदर आपको कॉलम और रो में डेटा बनाना होगा, आपको लेबल यूज करना होगा कि आप यूज़र नेम रख रहे हो, यूज़र पास रख रहे हो, फिर उनको अटैच करना होता है आपके वेबसाइट से, तब जाके आपका डेटाबेस का जो कंट्रोल होता है वो वेबसाइट से फ्लो होकर आपके डेटाबेस में आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे वर्डप्रेस ये ऑटोमेटिक टेबल जो है, आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो उसी समय क्या करता है वर्डप्रेस ये सारे टेबल खुद बना लेता है। आप बस फ्रंट एंड में काम करते हो, बाकी बैक एंड में वर्डप्रेस क्या करता है इन सारे चीज़ों को अपडेट करता है। अगर मैं यहाँ से आपको पेजेस दिखाऊँ या कुछ और ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे पोस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके तो मैंने इसमें 2 या 3 पोस्ट किया था, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला जो पोस्ट होता है वर्डप्रेस की तरफ से हेलो वर्ल्ड का, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह से दूसरा तीसरा जो भी मैंने पोस्ट यहाँ पे किया वो सारा का सारा यहाँ पे पोस्ट मुझे दिख रहा है। तो आपका पूरा जो डेटा होता है वो आपके डेटाबेस में ही स्टोर होता है। मैं बात कर रहा था डेटा टाइप का। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, आप बहुत बार क्या होता है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, बहुत बार होता है कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो। तो डेटा टाइप अलग अलग तरह के होते हैं। जिस तरह का आपका टेक्स्ट का डिमांड होगा, जैसे कि आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यूमेरिक फील्ड यूज करोगे। ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे वैर कैर का यूज करोगे, जो कि स्ट्रिंग है वैर कैर, जिसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि मुझे 55 अंक का ही जो 55 लेटर होता है, 55 लेटर का ही मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए, क्योंकि एक नाम जो किसी का होता है 55 लेटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए वैरकेर जो होता है उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हो साइज वर्ड की कि आपकी जो नाम होगी वो कितने अक्षर तक मैक्सिमम जा सकती है। तो 55 मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने वैरकेर में 55 का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको डीपली उतना नहीं जानना है। आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे जो फाउंडेशन की ये टेबल्स बनी हुई है, इसको आपको कैसे बैकअप करके रखना है। ठीक है, बैकअप करके रखने के लिए आपको बस फाउंडेशन पे क्लिक करो, आपका ये डेटाबेस का पूरा यहाँ पे टेबल आ चुका है। अब आपको यहाँ पे ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आप देखो नीचे क्या है, फॉर्मेट एसक्यूएल। इसको एसक्यूएल फॉर्मेट में ही रहने देना है और यहाँ पे क्या कर देंगे, गो। तो ये आपके पास आ चुका है foundation.sql और इसे आप सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे। तो ये अभी तक जितना भी इस डेटाबेस पे काम हुआ है उसका एक बैकअप आ चुका है मेरे पास। अगर मैं इस डेटा को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, आपको ऑपरेशंस में जाना है। ऑपरेशंस में जाने के बाद ये ड्रॉप, अगर कमांड से आप करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना होगा यूज्ड डेटाबेस, आप कर लो। करने के बाद ड्रॉप कमांड से आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो जाता है, जो कि कमांड यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये है MySQL डिलीट। यही सारे कमांड जो आपको वर्चुअली यहाँ पे क्लिक करने को मिल जाते हैं, तो कमांड की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड जो होता है उससे आपका डेटाबेस ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटाबेस जो है ड्रॉप हो चुका है। तो चलिए डेटाबेस रीस्टोर करके देखते हैं। डिलीट मैंने कर दिया यहाँ पे। तो रीस्टोर करने के लिए आपको पहले कोई भी एक डमी डेटा बनाना होगा। यहाँ पे आपको एक डेटाबेस बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 के नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया, एक डेटाबेस बन गया।
बनने के बाद इसी डेटा में मैं क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। यहाँ पे करने के बाद जो है वो डेटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँगा, गो। तो इस तरह से आपका डेटाबेस का जो है इंपोर्ट हो जाता है। आपका डेटाबेस वापस से उसी स्टेज में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 का नाम दिया। अब जो ये जो है डेटाबेस तो आ गया मेरा। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ WP यूजर्स में, तो जो भी डेटा था एग्जिस्टिंग वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। बट ये जो डेटाबेस था फाउंडेशन के नाम से था, तो जिस भी वेबसाइट में ये फाउंडेशन के नाम से कनेक्ट होगा, अब वो कनेक्शन क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये काम ही नहीं करेगा। तो इसे मैं क्या करूँगा, ड्रॉप करके आपको या हमेशा याद रखना होगा अपने डेटाबेस को उसी नाम में, अगर ले सकते हो तो वापस उसी नाम में लाओ, या फिर आप उसका नाम जो है wp-config.php वर्डप्रेस के डायरेक्टरी में एक फ़ाइल होती है, उसको जाके एडिट करो। वहाँ पे आपने जो भी न्यूली डेटाबेस इंपोर्ट किया है जिस भी फाइल नेम से, उसको आप वहाँ पे रीनेम कर दो, तो आपका डेटाबेस काम करेगा। या फिर आप उसी नाम से बना सकते हो। मैंने यहाँ फाउंडेशन नाम से बना दिया। बहुत बार क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पे काम करते हो, तो जो डेटाबेस की कंपनी होती है, जो जिनसे आपने होस्टिंग ली हुई है, तो उनका डेटाबेस का जो फाइल नेम होता है वो आपके फाइल नेम से अलग होता है। वो लोग पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड नेम यूज करते हैं, आपको उसके बाद ही ऐड करना होता है, तो आपका नाम वहाँ पे मैच ही नहीं करेगा। उस केस में आपको ये सिचुएशन काम आएगा। वहाँ पे आप अपना डेटाबेस किसी भी फाइल नेम से बना के इंपोर्ट ले लीजिए। लेने के बाद आप उस डेटाबेस का जो भी नाम है कॉपी करके wp-config में जाके उस फाइल को चेंज कर दीजिए और सेव कर दीजिए, तो आपका डेटाबेस सही सलामत काम करेगा। चलिए, यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है मैंने। फाउंडेशन को सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इस फाइल को चूज करके यहाँ से लोकेट कर देंगे। ये इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है फिर से। देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ जो भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, तो आप नीचे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसके लिए जो कमांड है अपने आप यहाँ पे रन होते जाएगी। जैसे मैं यहाँ WP कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम WP कमेंट्स, तो इस तरह से इसमें जो सिलेक्शन का कमांड होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से मैं कुछ डेटा, ये रहा आपका सिलेक्ट का कमांड। सिलेक्ट से बहुत सारे कमांड होते हैं जो कि आपके क्लिक करने से सिलेक्शन ऑन हो जाती है। तो इस तरह से सिलेक्ट के साथ जो भी कमांड था वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इंसर्ट का, डिलीट का सारा कमांड आपको यहाँ से आ जाता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जो WP कमेंट्स है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पता चल जाएगा डिलीट कमांड का फॉर्मेट क्या है। डिलीट फ्रॉम WP कमेंट्स वेयर WP कमेंट्स, और कमेंट आईडी इन्होंने बताया कि 1 है। तो एक ही डेटा स्टोर था कमेंट में और इन्होंने कमेंट आईडी के थ्रू से कैच कर लिया। तो आप बताओ, ये क्लिक करना आसान था या फिर इतना लिखना आसान था? इसलिए मैं आपको ये रास्ता नहीं बता रहा हूँ। ये एडवांस लेवल है। जब आप इसमें अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है तब आप इस तरह से करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिलीट हो चुका है। इस तरह से डिलीट कमांड आपका कंप्लीट हो गया। ये सारे कमांड लगभग आपके कवर हो जाते हैं उसी में। तो आपको नॉलेज हो गया कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं और डेटाबेस रीस्टोर कैसे करते हैं। मेरा मकसद था कि मैं आपको यही बताऊं कि डेटाबेस पे आप ओवरऑल कंट्रोल रख सकें, ताकि आपसे कोई भी रिपोर्टिंग के लिए डेटाबेस मांगता है या आपसे बैकअप मांगा जाता है तो आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए डेटाबेस का। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि कुछ डेटा को आपको एक्सेल में रिपोर्ट करने के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है, कि आपको डेटाबेस उस टेबल से निकाल के देना है एक्सेल में। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास जो डेटा है, पोस्ट में जो मेरे पास डेटा है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डेटा। यहाँ पे जो भी ये कॉलम जैसे जैसे बने हैं उस तरह से मुझे क्या चाहिए, एक्सेल में आउटपुट चाहिए कि ये सारे डेटा मैं एक्सेल में निकालना चाहता हूँ। तो क्या रास्ता है, कैसे निकालूंगा? करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे आप इस सारे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे शो ऑल तो पहले कर देते हैं हम यहाँ पे।
ये पूरा यहाँ पे शो होने लगा जितना भी इसमें डेटा था। यहाँ पे चेक ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है सबसे, जब आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे चेक ऑल का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो सारा का सारा जो डेटा है आपका सिलेक्ट हो चुका है। होने के बाद आपको जस्ट डिलीट के बगल में आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो करना कुछ नहीं, बस आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे फॉर्मेट पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो फॉर्मेट आपको चूज करना होगा एक्सेल। यहाँ पे आपको मिल रहा है CSV फॉर MS एक्सेल। वर्ड में भी आप ले सकते हो, इतने सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। PDF में भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी एक्सेल में इसे निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। ये एक्सेल फाइल मुझे मिल गई है, डेस्कटॉप पे ये सेव होने जा रही है। ये डेटा सेव हो चुका है। मैं इसे चलिए खोल के देख लेता हूँ कि क्या जो डेटा दिख रहा था वहाँ पे वो डेटा यहाँ पे सेम दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि सारा डेटा जो है आपको जैसे वहाँ पे दिख रहा था उसी तरह से है, लेकिन अब ये अरेंज वे में नहीं है। अब इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करके इसको अरेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये डेटा डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुआ है। तो जैसा उसका फॉर्मेट होगा उसने वैसे फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, लेकिन आपको जो डेटा है पूरा का पूरा एक्सेल में आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको एक्सपोर्ट करना समझ में आ चुका है, आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना भी आ चुका है। अगर डेटाबेस आपका किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो आप डेटाबेस को वापस ला सकते हो अगर आपने बैकअप लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो MySQL की टॉपिक्स है जो आज समझ में आई होगी, जिसमें कि MySQL कनेक्ट करना कैसे होता है। कनेक्ट करना मैंने आपको जो वर्डप्रेस के डे 1 के दिन ही बताया था कि डेटाबेस कनेक्ट करना आपको किसी भी स्क्रिप्ट हो, जैसे कि वर्डप्रेस है तो इंस्टॉलेशन टाइम में ही आपसे डेटाबेस मांगता है। तो उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उसमें आप जाके पहला वीडियो देखो जिसमें कि मैंने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताया हुआ है। क्रिएट कमांड से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, नया डेटाबेस बना सकते हो, या फिर आप ग्राफिकल इंटरफेस से ही क्रिएट पे क्लिक करोगे नया डेटाबेस आपका बन जाएगा। इंसर्ट में आप नया डेटा एंट्री कर सकते हो। सिलेक्ट कमांड से आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेयर कमांड से आप सिलेक्ट कमांड के साथ एट्रीब्यूट है ये वेयर कमांड, उसके साथ यूज किया जाता है। ऑर्डर बाय में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ आप देख सकते हो। अपडेट कमांड जो यूज किया जाता है अपडेट करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा को यूज किया जाता है। डिलीट कमांड डेटाबेस में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि MySQL के अंदर अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो श्योर हैं कि डेटाबेस का बैकअप आपने लिया है, और इसके बाद आप जब भी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।